हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि चैनल पर बीए फर्स्ट सेम यानी कि आपके बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री से रिलेटेड जो है क्लासेस चल रही हैं। तो बस आज जो है आपका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। इसके बाद जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक आपका जो रह जाएगा वो रह जाएगा कि भारत का भौगोलिक स्वरूप। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगी तो उसमें मैं आपको कवर अप कर दूंगी उस टॉपिक को, क्योंकि उसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, चीज़ें याद रखने की ज़्यादा है, उसमें कुछ समझाने लायक ऐसा नहीं है कि हाँ मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं। ठीक है, लेकिन जो है प्लेलिस्ट जो है मैंने अपडेट कर दी है। अगर उसके लिए अलग टॉपिक बनता है, जब मैं उसको कवर अप करूंगी, जब उसके नोट्स बनाऊंगी, अगर मुझे लगता है कि 10 मिनट की भी अगर वीडियो बनती है तो अलग से उसकी बना दूंगी। ठीक है, वैसे मेन जो है मैंने आपको करवा दिया है। बस अब आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, वीडियो के एंड तक आज बने रहें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। देखिए, हमारे चैप्टर का नेम है भारतीय ज्ञान परंपराएं, भारतवर्ष का बोध एवं इसकी राजनीतिक रूपरेखा। फर्स्ट लेक्चर इस पे था हमारा, भारत का नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो पहली वीडियो देख लीजिए। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको भारत की सांस्कृतिक पहचान के बारे में बताया था। पिछली वीडियो आप सारी देख लीजिए, मैंने कल ही सारी प्लेलिस्ट जो है अपडेट कर दी थी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये करवा दिया था। और चैप्टर का जो कहूँ कि एसेंस जो है वो इस टॉपिक में है, क्योंकि हम प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं तो जो एसेंस है वो इस टॉपिक में है कि हमने पूरा का पूरा जितना भी हमारा प्राचीन इतिहास है, भारतीय इतिहास है, उसका हमने ऑब्जर्व करना है, उसका हमने अवलोकन करना है कि किस वंश में क्या था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल जो है करवा दिया था। इसके बाद आपको मैंने सिंधु घाटी सभ्यता करवाई, वैदिक काल करवाया, बौद्ध व जैन धर्म करवाया, शुरुआती राजनीतिक इकाइयाँ, जनपद का उदय करवाया, और उत्तर भारत से जो है आपके मैंने क्या कर दिए थे, राजनीतिक जो है इकाई की शुरुआत जो है हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका था। तो आज है हमारी पार्ट 3 की। अब हम बात करेंगे महाजनपद की। ठीक है, महाजनपद, महा का अर्थ होता है महान। क्या अर्थ होता है? महान। और जनपद का अर्थ होता है किसी जनजाति का आधार। तो अर्थ जो है आपको याद रखने हैं कि महाजनपद का उदय हुआ। महा का अर्थ होता है महान और जनपद का अर्थ होता है किसी जनजाति का आधार। ये जो महाजनपद था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शहरीकरण का ये दूसरा शहरीकरण का उदय हुआ था, महाजनपद। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है आपको बौद्ध साहित्य में। बौद्ध साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, अंगुत्तर निकाय है, उसमें जो है 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जिसमें से जो आपका मगध है वो सबसे शक्तिशाली जनपद है। ये चीज़ें आपको सारी याद करनी हैं, जितनी भी मैंने लिखी हैं इतना तो आपको याद करना ही करना है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपद का उल्लेख है और मगध इसमें सबसे शक्तिशाली जनपद था। अब जो 16 महाजनपद हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। अंग, काशी, वत्स, वज्जी, कोसल, अवंती, मल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, शूरसेन, अश्मक और गंधार। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि अभी एक बार वीडियो देखने के बाद ही आपको याद नहीं होंगे। नोट्स को अपडेट कर लो, बार बार उसको रिवाइज करो, ये 16 महाजनपद आपको याद हो जाएंगे। और जो ये 16 महाजनपद थे ये 300 ईसा पूर्व तक जो है अस्तित्व में बने रहे। इसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य आ गया। सिर्फ आपको इतनी ही चीज़ जो है याद रखनी है। ये जो आपको मैंने महाजनपद बताए हैं और मगध इसमें सबसे शक्तिशाली जनपद था। ठीक है, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य में आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपको इतनी बातें जो हैं महाजनपद से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम मौर्य साम्राज्य की ओर। पहला साम्राज्य तो मगध था, आप सबको पता है। इसका जो अंतिम शासक था धनानंद, जो नंद वंश का शासक था, इसको हराया गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया और मौर्य वंश की नींव रखी, जिसका टाइम पीरियड है 322 से 185 ईसा पूर्व। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि आपके मौर्य साम्राज्य का टाइम पीरियड कितना है। साम्राज्य विस्तार को ध्यान से देख लेते हैं। एक बार आप इसको पढ़ेंगे, एक बार इस वीडियो को देखा, नोट्स में लिखेंगे तो याद हो जाएगा।
उत्तर में कश्मीर से लेकर, देखिए यहाँ उत्तर है, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर होता है, अगर आपको इतना पता है तो। उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कर्नाटक तक, ये वाला जो एरिया, अगर आपने भारत का मैप देखा है तो यहाँ वाले एरिया में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से लेके पश्चिम में फारस ईरान तक, ये जो आपको साम्राज्य विस्तार है ये आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में आपके कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से लेके पश्चिम में आपको फारस ईरान तक, ये पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य का जो था, मौर्य साम्राज्य का विस्तार था, ठीक है। अब इसमें ऐसा खास क्या है जो आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस के साथ एक जो है युद्ध किया था, जो ये था सिकंदर का सेनापति। अब सिकंदर के बारे में सबको पता होगा कि जो कह रहा था कि जिसको अपनी पूंजी पर, जिसको अपने पैसे पर बहुत ज़्यादा घमंड था, लेकिन जब वो मरा तो वो खाली हाथ गया। तो ये वही सिकंदर है। सिकंदर का था सेनापति सेल्यूकस, स सिकंदर स सेल्यूकस। तो इसके साथ जो था चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस हार गया। ये बात हो रही है 350 ईसा पूर्व की। संधि जब हुई तो क्या हुआ, सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। अब उसकी बेटी का नाम जो है आप याद रख सकते हैं, हेलेना। ये सबसे कहूँगी एक विदेशी शादी थी कि भारत का कोई व्यक्ति विदेश की किसी लड़की से शादी कर रहा है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। तो क्या है इसमें कि चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस के साथ किया था युद्ध में वो हार गया। और सेल्यूकस कौन था, सिकंदर का सेनापति था। और जब इनके बीच में संधि हुई तो सेल्यूकस की बेटी के साथ, जिसका नाम था हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गया। तो इतनी चीज जो है आपको याद रखनी है। मौर्य वंश के अंतिम शासक के बारे में हम जान लेते हैं। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम है बृहदत्त, ठीक है। जो इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने गद्दी हथिया ली थी। तो इसने शुंग वंश की या वर्तन साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक का आपको नाम याद रखना है, बृहदत्त है। तो इसकी जो सेनापति का नाम क्या है, पुष्यमित्र शुंग। वो उसने इसको मार के गद्दी हथिया ली थी। तो सिर्फ आपको जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में इतना ही जानना है जितना आप लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम मौर्योत्तर राज्य की। अब मौर्य साम्राज्य का हो गया पतन, आपको मैंने ऊपर बता दिया। अंतिम शासक का नाम था बृहदत्त, तो उसकी हत्या हो गई, ठीक है। मौर्योत्तर राज्य का उद्भव हो गया मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। छोटे छोटे स्थानीय राज्यों का उदय शुरू हो गया। विदेशी शक्तियों का भारत में प्रवेश शुरू हो गया। जो भारत में लोग रह रहे थे उन्होंने तो छोटे छोटे स्थानीय राज्य बना लिए। इस स्थिति को देखते हुए जो बाहर की विदेशी शक्तियां थी वो भी हमारे भारत में एंटर हो गई। आपको नाम जो याद रखना है, पहला यवन शासक है, यवन, इसका नाम है डेमेट्रियस। ये नाम आपको याद रखना है कि पहला यवन शासक जो कि एक विदेशी था, उसकी एंट्री हमारे भारत में हुई थी डेमेट्रियस की, ठीक है। और उत्तर पश्चिम भारत को अधिकार में लंबे समय तक इसने शासन किया था, ठीक है। उत्तर भारत और पश्चिम भारत में डेमेट्रियस ने मतलब कह सकते हैं बहुत लंबे समय तक शासन किया। और आप देख सकते हैं कि इतने लंबे तक अगर आप शासन कर रहे हैं तो भारत और विदेशी संस्कृतियों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी और सुंदर जो है आप कह सकते हैं जोड़ हुआ होगा। ये डेमेट्रियस की वजह से हुआ है, जो कि एक यवन शासक था। अब बात करेंगे कि हम सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था जो विदेशों से आया था, तो वो था कुषाण वंश, ठीक है। कुषाण वंश का महान शासक जो था वो था कनिष्क। कुषाण वंश आया था पूरा, जिसमें कनिष्क जो था सबसे महान शासक था। इसकी कुछ बातें हैं, चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, पॉइंट्स के थ्रू याद रखनी है। वो क्या है वो देखिए। कनिष्क आप सबको पता लग गया है कुषाण वंश का महान शासक था। इसे द्वितीय अशोक की उपाधि दी गई थी। इसने ही सोने के सिक्के चलाए थे, कनिष्क ने ही सोने के सिक्के चलाए थे। इसके ही राज्य में गांधार शैली, आपकी जो है सिलेबस में विभिन्न प्रकार की शैलियां हैं, ठीक है, ये मूर्ति कला से जुड़ी होती थी। तो गांधार शैली जो है इसके शासनकाल में पनपी। शक संवत भी जो है आपके कनिष्क ने ही शुरू करवाया। और इसने जो है
कह सकते हो कि बुद्ध के जो चित्र वाले हैं ना, बुद्ध, महात्मा बुद्ध के चित्रों वाले सिक्के भी इसी ने चलाए, यानी कि इसने 2 तरह के सिक्के चलाए। एक तो चलाए बुद्ध के चित्रों वाले सिक्के और एक चलाए इसने सोने के सिक्के। तो 2 तरह के सिक्के आपके कनिष्क ने चलाए। तो ये क्वेश्चन भी बन गया आपका। कनिष्क के समय ही मूर्ति पूजन की जो है शुरुआत हो गई थी, क्योंकि चित्र आ गए हैं ना, चित्र आ गए हैं तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है हम कह सकते हैं कि कनिष्क के काल में ही शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये कुषाण वंश का महान शासक था। क्या नाम था उसका? कनिष्क का। और सबसे शक्तिशाली शासक अगर विदेशों से कहे तो वो कुषाण वंश था। कनिष्क के बारे में इतनी जानकारी जो है आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक कर दो। नेक्स्ट आपका जो राज्य है वो है सातवाहन राज्य या सातकर्णी वंश, आप कुछ भी कह सकते हैं। दक्कन में उदय होने वाला ये क्षेत्रीय राज्य था। दक्कन में उदय होने वाला ये क्षेत्रीय राज्य था जो था आपका सातवाहन राज्य। ठीक है, इसकी नींव किसने रखी और कब रखी? नींव रखी 27 ईसा पूर्व में सिमुक ने। सिमुक, सातवाहन। महान शासक इसमें से कौन सा था? महान शासक जो है आपको याद रखने ही रखने हैं। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो एक महान शासक था, जिसे आप आदित्य ब्रह्मांड भी इसको कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को आदित्य ब्राह्मण भी कहा गया है। और जो ये सातवाहन राज्य है ये दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, क्वेश्चन बन गया कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? साम्राज्य कौन सा था? सातवाहन राज्य या सातकर्णी वंश। दक्कन में उदय होने वाला क्षेत्रीय राज्य का नाम बताइए? सातवाहन। इसकी नींव कब पड़ी? 27 ईसा पूर्व में। किसने की? सिमुक ने की। महान शासक कौन सा था? गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसको क्या कहा गया? आदित्य ब्राह्मण कहा गया। तो इसके बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें हॉल एक इतिहासकार था या कह सकते एक दरबारी शासक लगा लो। ठीक है, दरबारी कवि लगा लो, जिसने गाथा सप्तशती गीत काव्य था ये एक तरह का, उसकी रचना की थी। नाम आपको याद रखना है। हॉल ने गाथा सप्तशती, सातवाहन वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो सप्तशती गाथा सप्तशती गीत काव्य की क्या की थी? रचना की थी। और इसमें एक खास बात क्या हुई? सातवाहन ने जो हैं इन्होंने शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय जो है इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, देखिए सोने के सिक्के किसने चलाए थे? सोने के सिक्के किसने चलाए थे ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप अभी इसको राइट डाउन कीजिए, सोने के सिक्के किसने चलाए थे। और मैंने अभी आपको बताया कि शीशे के सिक्के किसने चलाए थे। ये दोनों आप अभी कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करोगे और लाइक आप ज़रूर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। अब गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसकी नींव किसने रखी? इसकी नींव रखी श्रीगुप्त जी ने। ठीक है, श्रीगुप्त जी ने सिर्फ और सिर्फ गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य है आपका मौर्य साम्राज्य में आ गया है तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय आ गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त आए और फिर आए स्कंदगुप्त। तो ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, किसको किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और समुद्रगुप्त पूरे गुप्त साम्राज्य में सबसे महान शासक था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। शासनकाल और राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल था। अगर हम इनके शासन के बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ें, वो पढ़ा जाता है आपके एमए में। ठीक है, तो अगर इनके शासनकाल के बारे में पढ़ें तो राजनीतिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा मतलब उत्कर्ष का काल था। सैनिक उपलब्धियों के कारण समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये तो आपका क्वेश्चन ही बन गया। भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के बेटे का क्या नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य हमारा
अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी हमने भाषा जाननी है। राजकीय भाषा मतलब उस समय जब लोग काम काजी थे, प्रशासन चलाते थे, तो उस समय लोगों की क्या भाषा थी, राजकीय भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत थी। और दशमलव प्रणाली की शुरुआत जो है आपके इस वंश में हुई है। तो गुप्त वंश में आपके दशमलव प्रणाली की भी शुरुआत हुई है। तो ये रहा आपका गुप्त साम्राज्य के बारे में। इतनी चीज़ें जो हैं आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका वर्धन साम्राज्य। पुष्यभूति वंश याद आ गया होगा, शुंग ने जो है बृहदरथ की जो है हत्या की थी, ये वही पुष्यभूति है। पुष्यभूति ने थानेश्वर में एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे पुष्यभूति वंश कहा गया। जो ये पुष्यभूति था, ये आपका शिव का उपासक था, ये शिव को मानता था। इस वंश में सबसे महान शासक की अगर हम बात करें, देखिए पुष्यभूति वंश ने तो सिर्फ और सिर्फ स्थापना की थी, हम सबसे महान शासक की भी हर वंश में बात कर रहे हैं। तो सबसे महान जो था, सबसे प्रतापी शासक जो था, वो था हर्षवर्धन। ज़रूर नाम सुना होगा आपने इसका। इसमें 4 पूर्वज थे जिन्होंने लगातार जो कह सकते हैं शासन किया। सबसे पहले थे आपके नरवर्धन, दूसरे थे आपके राज्यवर्धन, तीसरे थे आदित्य और लास्ट के थे प्रभाकर वर्धन। तो याद रखने हैं नाम आपने, नर, राज्य, आदित्य, वर्धन। वर्धन तो याद हो जाएंगे ठीक है ना, नर, राज्य, आदित्य और प्रभाकर वर्धन। तो ये 4 जो है पूर्वज थे आपके वर्धन साम्राज्य में। थानेश्वर राज्य के 3 आरंभिक शासक जो थे, ये मामूली सरदार थे। ठीक है, ये तीनों मतलब मामूली सरदार थे। लेकिन जो प्रभाकर वर्धन है, ये सबसे शक्तिशाली शासक है। हर्षवर्धन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हर्षवर्धन सबसे प्रतापी शासक है और प्रभाकर वर्धन भी सबसे शक्तिशाली शासक है। पुष्यभूति की राजधानी क्या हो गई, दिल्ली। लेकिन जो सबसे पहले हम जो नाम पढ़ते हैं, वो सबसे पहले नाम पढ़ते हैं थानेश्वर में। उसने इस वंश की स्थापना की थी, लेकिन जो इसकी राजधानी बनी वो कौन सी बनी, वो बनी दिल्ली। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना, तभी पॉइंट्स पे लिखा है ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सकें। और जो हर्षवर्धन जो सबसे प्रतापी शासक था, उसको हम शीलादित्य के नाम से जाना जाता था। और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा था, उसका अनुयायी था। आप सबको पता होगा, बौद्ध धर्म जब हम पढ़ते हैं तो हीनयान होता है और महायान होता है ना, होते हैं ना, इतना तो पता ही होगा आपको। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ये जो हर्षवर्धन था, ये अनुयायी था, यानी उसे मानता था और इसे शीलादित्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य जो उत्पन्न हुआ है, अभ्युदय जब इसका हुआ तो 9वीं शताब्दी में हुआ है। ये दक्षिण भारत का स्वर्ण युग इसको कहा जाता है, दक्षिण भारत का स्वर्ण युग चोल साम्राज्य को में। चोल शासकों ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मालदीव के द्वीपों पर भी इनका अधिकार हो गया था। कलिंग और तुग भ्रद जो दोआब क्षेत्र थे, वहाँ पर भी ये छाए हुए थे। ये इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है, तो चोल साम्राज्य के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी चीज़ें जो हैं याद रखनी है, और चीज़ें याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका पाल साम्राज्य। वो दक्षिण भारत का सबसे उत्तम था, शक्तिशाली साम्राज्य था। ये उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था पाल। ठीक है, नींव इसकी रखी थी गोपाल ने, पाल गोपाल। ठीक है, गोपाल का पुत्र था धर्मपाल। पाल राजा जो थे ये थे हिंदू। ये बौद्ध संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। ठीक है, ये पाल जो राजा थे सारे के सारे हिंदू थे। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको इतनी ही बात याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य। स्थापना किसने की थी, नागभट्ट ने की थी। रेजर के शिलालेख पर प्रतिहारों ने स्पष्ट रूप से गुर्जर वंश से संबंधित होने की पुष्टि की है। किस शिलालेख पर प्रतिहारों ने स्पष्ट रूप से गुर्जर वंश के संबंधित होने की पुष्टि की है, तो रेजर के शिलालेख, ये नाम होते हैं, आपको याद रखना होगा। नागभट्ट जिसने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की थी, इसका एक पुत्र था जो कि था इसके भतीजे का पुत्र का क्या नाम है, वत्सराज। नागभट्ट के भतीजे का नाम क्या है, वत्सराज। ये जो वत्सराज है ना, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक है जिसने सम्राट की जो है पदवी धारण की थी।
ठीक है, वत्सराज ने सम्राट की जो है पदवी धारण की थी। और इसे जो ये वत्सराज है, इसको किसने हराया था? राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने इसको बुरी तरह हरा दिया था, क्योंकि इनमें और राष्ट्रकूट में मतलब कह सकते हो कि मुठभेड़ चलती रहती थी। तो राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव था उनका नाम, ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया था। वत्सराज कौन था? नागभट्ट के भतीजे का पुत्र था। और नागभट्ट कौन था? गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक था, यानी कि कह सकते हो जिसने स्थापना की थी। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार निर्मित करवाई गई मूर्तियों खुले मंडप शैली के मंदिर के लिए जाने जाते थे। अब क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस लिए जाने जाते थे? इनकी मूर्तियों के लिए, इनके खुले मंडप शैली के लिए, मंदिरों के लिए ये जाने जाते थे। मंदिर शैली का विकास जो है इनका खजुराहो में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वीडियो थोड़ी आज लंबी हो गई है क्योंकि हम पूरे भारतीय इतिहास का अवलोकन कर रहे हैं ना, इसीलिए। नेक्स्ट आपका काल है राजपूत काल। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद आपकी महान शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण राजपूत वंश थे आपके राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, गढ़वाल वंश। तो ये जो है नाम आपको याद रखने हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद जो है आपका प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाता है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ये जो दोनों ही थे ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राज्य थे। विजयनगर कैसा साम्राज्य था? ये एक हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, इसमें प्रसिद्ध जो आपका शासक था वो कौन था? कृष्णदेव राय था। स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का राय ने की थी, ये दोनों भाई थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों ने जो है शासन किया? संगम, सालूब, तुलुव, अरविडू, इन 4 वंशों ने जो है आपके विजयनगर साम्राज्य पर अपना अधिकार किया है, शासन चलाया है। ठीक है, टाइम पीरियड इनका कब से कब तक रहा है? 1350 से लेकर 1650 तक। ठीक है, टाइम पीरियड याद करना आसान है क्योंकि 50-50 है, 13-16। ठीक है, और एक युद्ध हुआ था इनका बहमनी साम्राज्य के साथ, इसमें ये इनसे हार गया था, जो कि हुआ था 1565 में, तालीकोटा का युद्ध। इसके बाद इनकी स्थिति जो है ना छिन्न भिन्न होनी शुरू हो गई थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। अब जान लेते हैं हम बहमनी साम्राज्य के बारे में। ये जो बहमनी साम्राज्य आपका मुस्लिम साम्राज्य है, स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अंतिम बहमनी शासक कौन था? कलीम उल्लाह। ठीक है, अंतिम बहमनी शासक का क्या नाम है? कलीम उल्लाह। इसके बाद जो है आपका बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया, क्योंकि 1565 में जब तालीकोटा का युद्ध हुआ, बहमनी से ये हार गया था। बहमनी से हार तो गया, जब कह सकते हैं ना, इसके बाद इनकी भी जो है ना, कहते हैं इनके भी राज्य में ना मतलब कुछ ऐसा खास रहा नहीं, उसके बाद ये भी छिन्न भिन्न हो गया और ये जो है बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में खुद ही बट गया। नाम आपको जरूर याद रखने हैं क्योंकि इनका संबंध आपको आगे भी मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए ना आए कहाँ से? बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार। ठीक है, इस तरह जो है आपका विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य भी कंप्लीट हो जाता है और प्राचीन इतिहास जो है पूरा अवलोकन हमने कर लिया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर आपके विजयनगर और बहमनी साम्राज्य तक आपका पूरा भारतीय इतिहास का अवलोकन हो गया है। इसके बाद जैसे स्टार्टिंग करेंगे मध्यकालीन समाज की, वो तो आपका आगे आएगा। जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गोरी आया, उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत आया। ठीक है, 1206 से लेके, ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आधुनिक भारत की औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। लास्ट में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद आपका आ जाता है आधुनिक भारत। कैसे? उसमें 1707 में आपकी प्लासी की लड़ाई होती है, बक्सर का युद्ध होता है। अंग्रेज तो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और कैसे उन्होंने वर्चस्व स्थापित कर लिया और कब हमारा भारत आज़ाद हुआ। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, और लास्ट में जो है 1947 में जाके हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो ये तो आगे का है और आपको पूरी हिस्ट्री मैं यूट्यूब पे ज़रूर करवाऊंगी। ठीक है, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वो सब जगह इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा आज का ये चैप्टर ऑलमोस्ट मैं कहूँगी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। ऐड ऑन करना होगा मैं कर दूँगी, नहीं तो आपको अगली वीडियो में उसकी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है,
तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद है बढ़िया ही लगा होगा। आपसे मैंने 2 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, उसका आपने जवाब जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। अब आपने काम क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर मैक्सिमम करना है, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करना है और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि आपका फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम की जो है आपको अल्टरनेट डेज पे जो है क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो आप उसको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तभी आपको पता लगेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछे हैं, बस आप मुझे अब ये बता देना साथ में विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का नाम आपने ज़रूर बताना है और वो दोनों रिश्ते में क्या लगते थे एक दूसरे की। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर बताना है, संस्थापक के बारे में बताना है और दोनों आपस में क्या लगते थे ये आपने ज़रूर बताना है। मैंने वीडियो में बताया है। एक क्वेश्चन और कह देती हूँ, 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कमेंट में कौन कौन लिखता है उसको। चंद्रगुप्त मौर्य की बीवी का क्या नाम था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम जो है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हर वीडियो में अब आगे दी जाएगी। फिर देखते हैं कौन उस वीडियो को ध्यान से देख रहा है और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर देना है और लाइक और शेयर मैक्सिमम करना है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। बाय बाय।